दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम लोग बात करेंगे लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें ये बात समझनी होगी कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो होती है जिसके थ्रू कैपिटल क्रिएट होता है। वो सारे गुड्स जो कैपिटल क्रिएट करने में हेल्प करते हैं तो उसे हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के कैटेगरी में डालते हैं। जैसे आपकी मशीनरी हो गई, आपके प्लांट्स हो गए, ये सारे के सारे जो है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की कैटेगरी में ही आते हैं। तो यहाँ पे जो एक बात कहता है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री दैट कैन बी प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज टू प्रोड्यूस आर्टिकल फॉर करंट कंजप्शन। ये बहुत ही खास बात इसने कही है कि जब हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे मशीनरी और टूल्स की बात आ रही है और जो हेल्प करती है आपको कंजप्शन करने में या फिर आपको दूसरे कई चीज़ों को बनाने में, उन आर्टिकल्स को बनाने में जिसका इस्तेमाल एक कंज्यूमर करता है अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ कही गई है। अब यहाँ पे ब्रिटिश रूल जब भारत में था तो उस समय जो कैपिटल गुड्स आपके थे दे वेयर हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। उस समय शायद ही कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि इनका जो पर्पस ही था भारत के इंडस्ट्री को बर्बाद करना, ना कि उस इंडस्ट्री को क्रिएट करना, उस इंडस्ट्री को बेहतर बनाना। तो जब आप इस मानसिकता के साथ आते हैं कि एक देश को हमें कॉलोनी बनानी है तो बट नेचुरली पहले आप उसके सारे के सारे रिसोर्सेज को बर्बाद करते हैं, आप वहाँ के इंडस्ट्री को बर्बाद करते हैं, वो सारे के सारे सेक्टर्स को बर्बाद करते हैं जिससे उसकी वहाँ इकनॉमी खराब हो जाए। और फिर जो है अपना दबदबा बनाने के लिए फिर आप अपने हिसाब से उस इकनॉमी को मेंटेन करना शुरू करते हैं। तो यही अंग्रेजों ने किया था। और इसके बाद वो आगे कहता है कि ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर प्रमोशन एज दे ऑलवेज वांटेड इंडिया टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। सही बात है। अगर हम किसी को आत्मनिर्भर बना देते हैं तो सारी की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप उसे निर्भर बना के रखें। जितना ज़्यादा आप उसे निर्भर बना के रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतरी होगा। और ये हमेशा से सच्चाई रहा है कि अगर एक इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो फिर बहुत आगे तक निकल जाएगा और फिर उससे आपकी ज़रूरत ही क्यों रहेगी। बिकॉज आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू तभी तक है जब तक कि दूसरे आप पर डिपेंड हैं। अगर वो डिपेंड नहीं है तो बट नेचुरली की वैल्यू ख़त्म। वही काम अंग्रेज़ों ने किया, भारतीयों को अपने ऊपर डिपेंड किया। चाहे वो सरकारी नौकरी देने की बात हो या फूड देने की बात हो या फिर कंपनी के भीतर काम देने की बात हो या फौज में काम करवाने की बात हो, हर जगह उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को रिक्रूट किया, अपने हिसाब से लोगों को फूडिंग लॉजिंग जो भी उनको देना था वो देते थे और इसके बदले वो भारतीयों से काम लिया करते थे फॉर देयर उन सेटिस्फैक्शन और फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, उनके अपने जो इंटरेस्ट होते थे उसके लिए। इसके आगे जो यहाँ पे एक बात कही जाती है कि लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। बट नेचुरल है कि अगर आपकी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है या जानबूझ के बर्बाद की जा रही है तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है जीडीपी को। और 1947 में जब भारत का जीडीपी देखा गया तो वो जीडीपी जो था वो इतना छोटा हो चुका था, इतना कमज़ोर हो चुका था, 2 से 3% का रह गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति थी कि जो एक ज़माने में पूरे वर्ल्ड के 45% ट्रेड को कंट्रोल करने वाला देश, अगर मोटा मोटी अगर हम पकड़ें तो 45, अगर एग्जैक्ट फिगर पे हम आते तो लगभग ये 30 से 35% के आसपास का पड़ता है। ये स्थिति होने के बाद भी अगर कोई देश जो है वो उसकी जीडीपी इतनी खराब हो जाती है कि वो 2-3% पे आ जाता है तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा उस देश को बर्बाद किया होगा। चाहे उसके देश के एजुकेशन सिस्टम को, चाहे उस देश के इंडस्ट्री को, चाहे उस देश के किसी भी सेक्टर को कितना ज़्यादा बर्बाद किया गया होगा कि पिछले कुछ 10 सालों में प्रोग्रेस अब दिख रहा है, पॉजिटिव साइन दिख रहा है। अदरवाइज इससे पहले चीज़ें सही नहीं जा रही थी कहीं ना कहीं।
हालांकि हर सरकार अपने हिसाब से बेहतर काम करती है, लेकिन जो तगड़ा एक चेंज देखने को मिलता है पिछले 10-12 साल में, वो उससे पहले की सरकारों में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता था। Limited role of public sector. Due to lack of public investment, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. ये बहुत अच्छी बात कहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। कहाँ नहीं आया था? पब्लिक सेक्टर में। अब पब्लिक सेक्टर देखा जाए तो पूरी तरीके से सरकार के जो क्षेत्र सरकारी कंपनियां हैं जो सरकार के द्वारा संचालित हो रही है, सरकार उसको चला रही है, वो तब तक बेहतर नहीं कर सकती है जब तक कि उसके पीछे कोई तगड़ा सपोर्ट ना हो। अब सरकार अगर उसमें निवेश नहीं करवाना चाहती है या फिर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है पब्लिक सेक्टर में, तो इसमें उन कंपनियों का कोई दोष नहीं है। ये पूरी तरीके से उसके ऑनर पे डिपेंड करता है, उसके मालिक पे डिपेंड करता है कि वो अपनी कंपनी को बेहतर करे। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे, निवेश नहीं ला पा रहे, तो फिर इसमें वो कंपनियों का कोई दोष नहीं है। आज आप देख सकते हैं रेलवे आज बेहतर कर रहा है, या आप देखें तो कहीं ना कहीं इस सेल कंपनी भी अच्छा कर रही है, या इसके साथ साथ जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी बेहतर कर रही हैं, जो सरकार के द्वारा नियंत्रित है, सरकार के द्वारा चल रही हैं। एक्सेप्शन में अगर एक दो कंपनी को हम छोड़ दें, जैसे BSNL वगैरह है या फिर एयर इंडिया, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बाकी जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। ONGC को आप देख लें, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे कई कंपनियां हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब उसी के बारे में यहाँ कहता है कि यहाँ पे अगर कुछ सेक्टर्स के नाम ये बता रहे, जैसे रेलवे की बात कर रहा है, पावर जनरेशन की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन है, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये अंग्रेजों के समय बर्बाद थे। इनका उस तरीके से बेहतर तरीके से यूज नहीं किया जा सका जो करना चाहिए था। ये भी बहुत एक वाजिब सा सवाल है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भारत में जो अंग्रेज आए थे वो भारत को नुकसान करके गए। नुकसान क्या, बर्बाद करके गए। नुकसान तो छोटा सा शब्द है, ये बर्बाद करके चले गए। अब कुछ लोग हैं इस तरीके के, इस माइंडसेट के दोस्तों, जो ये मानने को तैयारी नहीं होते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद किया है। लेकिन यकीन मानिए, मैं नहीं कहता कि उन्होंने 1% भी अच्छा नहीं किया होगा, लेकिन अगर वो 1% भी भारत के लिए अच्छा हुआ है तो उसमें उनका 99% अपना हित था, 1% भारतीयों का हित था। आप इस बात को समझ लीजिए। अदरवाइज किसी भी जगह आप देख लें तो उन्होंने भारतीयों के लिए, भारत के लिए, भारतीय समाज के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया कि आप उनके योगदान को याद करके आप उनका जयकारा करें और आप उनको कहें कि या नहीं यार, ये लोग तो बहुत कुछ दे के गए। देयर इज नथिंग लाइक दैट। और लास्ट में एक टॉपिक और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो है फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ फॉरेन ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो कहता है कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइवेट प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सही बात है। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ करता था, जहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब कि जहाँ पे आप रॉ मटेरियल के तौर पे आप वीट की, राइस की, इन सारी चीज़ों की सप्लाई कर रहे हैं, या फिर ओपीएम की आप सप्लाई कर रहे हैं, आप नील की सप्लाई कर रहे हैं, आप चाय की सप्लाई कर रहे हैं। ये सारे के सारे रॉ प्रोडक्ट जो है वो फॉरेन जाया करते थे और फिनिश प्रोडक्ट भारत में आया करता था। तो चाहे वो आप मिनरल्स की बात कर ले तो सारी चीज़ें विदेश जा रही हैं और वहाँ से वो फिर भारत में आ रही हैं। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति थी, बहुत ही ये आर्नी था इसमें कि भाई ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। बट चूँकि हमारे देश के ऊपर कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल था तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक, यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल भी दिया है। सिल्क है, कॉटन है, वूल है, शुगर है, इंडिगो है, जूट, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने अभी जो चर्चा की है तो वहाँ पे कुछ आइटम यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी प्रोडक्ट बाहर जाता था और वहाँ से फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स जो है भारत में वापस आता था। अब बात आती है मोनोपोली कंट्रोल और ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का मोनोपोली कंट्रोल की अगर हम बात करें
तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन ए मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो यहाँ मतलब होता है सिंगल सेलर से। अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने यहाँ पे अपना एक मोनोपोली क्रिएट किया कि भाई इंडिया से जो चीज़ें बाहर जाएंगी और वहाँ से जो चीज़ें भारत में आएंगी उसके ऊपर इनकी निगाह होगी, इनके देख रहे इनके सुपरविजन में ही सब कुछ होगा। और ऐसा हुआ भी था। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वेर रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। आधे से ज़्यादा जो ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ ही होता था, इसमें कोई दूसरा देश इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड विद अ फ्यू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, सिलोन एंड पर्सिया। जो बाकी का जो ट्रेड होता था, मोर देन 50% जो ट्रेड होगा वो ब्रिटेन के साथ होगा, जो बाकी का जो ट्रेड होगा वो चीन के साथ होगा, श्रीलंका के साथ होगा या फिर पर्सिया के साथ होगा। पर्सिया मतलब आज के समय में ईरान, और सिलोन श्रीलंका। तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा भारत को बांध कर रखा था। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न था जिससे भारत का जो है फॉरेन ट्रेड बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था अंग्रेजों के समय में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और कुछ नए व्यूज़ हम लोग देखेंगे और इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, और एग्ज़ाम वगैरह बेहतर से दें, लाइफ में अच्छा करें। ऑल द बेस्ट।